नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से भरसो एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के लिए 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं। यह क्वेश्चन साइंस का रहने वाला है, ठीक है। ये सारे इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन शेयर किए गए सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो परीक्षा 1 मार्च 2024 को होने वाला है वार्षिक परीक्षा, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच जरूर से जरूर शेयर कर देना है। साथ में आप लोग को एक और बात बता देते हैं कि जो भी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी महत्वपूर्ण वीडियो है उसको एक प्लेलिस्ट में डाल रहे हैं, जहाँ जिस प्लेलिस्ट का नाम है जेक बोर्ड एग्जाम 2024, ठीक है, स्पेशल, ठीक है। उसको जाकर एक बार जरूर से जरूर चेकआउट कीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, ये क्लास 9 का 2024 का साइंस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें जो भी क्वेश्चन आप लोग को वीडियो लास्ट में बताकर ये जरूर से जरूर जाना है कि आप लोग को कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से पता था, ठीक है, और कितना क्वेश्चन आप लोग को नया देखने को मिला है। यहाँ देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है। ऋणात्मक त्वरण होता क्या है। त्वरण दो प्रकार के होते हैं। त्वरण क्या होता है। त्वरण होता है जैसे कि मान लीजिए कोई कार चल रही है या बस चल रहा है या ट्रेन चल रहा है, ठीक है, और ये अपना स्पीड में चेंजेस कर रहा है, ठीक है, स्पीड में चेंजेस कर रहा है, स्पीड में बदलाव कर रहा है। तो ये जो बदलाव कर रहा है इसी को हम लोग त्वरण कहेंगे। जैसे कि अभी ये पहला स्टेशन है, ठीक है, प्लेटफॉर्म है, ये दूसरा प्लेटफॉर्म है। ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ से धीरे धीरे स्टार्ट होगा, ठीक है, ये अपना स्पीड बढ़ाते जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब इस स्टॉपेज पे इसको रुकना है, इस स्टॉपेज पे, तो ये फिर अपना स्पीड कम करने लगेगा। तो यहाँ पर जब स्पीड कम करेगा तो इसका स्पीड में जो बदलाव होगा तो वो घटते क्रम में होगा। तो यह जो होगा वही इसका ऋणात्मक त्वरण कहलाएगा, और यहाँ इसका जो रहेगा वो धनात्मक त्वरण रहेगा। इसी को हम लोग त्वरण कहते हैं। स्पीड में जो बदलाव होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, त्वरण, मंदन, चाल या विस्थापन। ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है। ऋणात्मक त्वरण जो होता है वो मंदन कहलाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सही नहीं है। कौन सही नहीं है मतलब कौन गलत है, ठीक है। तो v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, ये क्या है। ये जो है न्यूटन गति का प्रथम समीकरण है, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये क्या है। यह न्यूटन का गति का द्वितीय समीकरण है, ठीक है। आगे देखिएगा, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये क्या है। तो ये न्यूटन की गति का तृतीय समीकरण है, ठीक है। इसी को हम लोग वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as भी लिखते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर देखिएगा डी नंबर क्या है, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बराबर 2as, जो कि ये गलत है, ये समीकरण ही गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कौन सही नहीं, तो कौन सही नहीं है, ऑप्शन डी जो है वो सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण कहलाता है। यह किसका गुण का, यह गुण क्या कहलाता है। सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण क्या कहलाता है। ये जो गुण है वो क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। एक बात और आप लोग याद रखिएगा, न्यूटन का गति का प्रथम नियम है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम किसका परिभाषा देता है, जड़त्व का परिभाषा देता है। और द्वितीय नियम जो है वो किसका परिभाषा देता है, वो बल का परिभाषा देता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति का कौन सा नियम है। प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति का कौन सा नियम है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी तृतीय सही जवाब हो जाएगा। यह न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। क्या नियम है कि प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है। अगर किसी गतिशील पिंड का वेग हम लोग आधा कर देते तो उसका संवेग क्या होगा। तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, एम बराबर भी, जहाँ एम क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और भी क्या होता है, वेग होता है। अगर मान लीजिए एम और यहाँ पर भी को हम लोग आधा कर दे, मतलब v/2 कर दे, तो क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो एम इंटू v/2 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे 1/2 एम भी, ठीक है। और एम भी क्या होता है, एम भी संवेग का बराबर होता है, ठीक है।
द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर हम लोग किसी गतिशील पिंड का अगर वेग को आधा करते हैं तो उसका जो संवेग होगा वो भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि 30 न्यूटन का कोई बल 5 केजी की वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है तो वस्तु का त्वरण क्या होगा। अगर 30 न्यूटन का कोई बल है, अगर 5 केजी वस्तु, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला लिखेंगे, नॉर्मल सा फॉर्मूला लिखेंगे। आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, बल बराबर क्या होता है, बल यहाँ पर हम लोग इसका वर्ड लिखते हैं। एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू भी होता है, पता है, ठीक है। एम यहाँ पर क्या है, एम हमारा यहाँ पर क्या रहता है, एम द्रव्यमान रहता है, और यहाँ पर फोर्स 30 न्यूटन भी दिया हुआ है, ठीक है। 30 न्यूटन भी दिया हुआ है, 30 न्यूटन का बल, और द्रव्यमान भी दिया हुआ है कितना, 5 केजी दिया हुआ है, और त्वरण हम लोग को पता करना है, और आसानी से निकाल लेंगे। अगर F बराबर एम इंटू भी है तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, F बराबर भी बराबर एम हो जाएगा, ठीक। मतलब एम बराबर एफ इंटू वी लिख सकते हैं ना, एफ इंटू वी। या मान लीजिए इस भी को इधर भेज देते तो एम को अंदर ले लेते हैं, तो भी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, भी बराबर त्वरण हम लोग को निकालना है, एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बाई एम हो जाएगा। तो एफ कितना है, फोर्स कितना है, 30 न्यूटन है, ठीक है। द्रव्यमान कितना है, 5 केजी है, 5 से 30 को काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण क्या होता है, ऐसा ही मात्रक होता है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, 6 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। अगर कोई दो वस्तु है उसका बीच का दूरी को अगर हम लोग आधा कर देते हैं तो उसके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा वो क्या होगा, आधा होगा, 1/4 होगा, 4 गुना होगा, या 2 गुना होगा। तो ये बताने के लिए आप लोग को बल का फॉर्मूला एक और होता है, जो जी, जो सार्वत्रिक आपका गुरुत्वाकर्षण हो जाता है, इंटू m1 पहला द्रव्यमान इंटू दूसरा m2 दूसरा द्रव्यमान, बट्टा डी स्क्वायर। डी यहाँ पर क्या होता है, दूरी होता है, दूरी का स्क्वायर। यहाँ पर दूरी क्या हो रहा है, आधा कर दे रहा है, दूरी आधा कर रहा है, मतलब हमारा क्या हो जाएगा, जी m1 m2 बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर दूरी को आधा कर ले तो 1/2 हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से आएगा, जी m1 m2 और बट्टा में यह जब स्क्वायर करेंगे तो 1/4 डी का स्क्वायर, ठीक है। अब 1/4 है, यानी इसको हम लोग उल्टा करेंगे तो जी m1 m2 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम लोग उसको उल्टा करें तो 4/1 डी स्क्वायर होगा, 4/1 डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ इंटू रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको गुना कर लीजिए, गुना वापस कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा आपको, 4, और यहाँ पर जी m1 m2 बट्टा डी स्क्वायर, यही था आपका क्या था, बल का फॉर्मूला था, ठीक है। तो यहाँ पर 4 गुना हो जाएगा, तब यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है, परनोद का मात्रक होता है। परनोद का मात्रक क्या होता है, परनोद का मात्रक क्या होता है, न्यूटन हो जाता है, ठीक है। अगर किसका मात्रक होता है, अगर जो मात्रक होता है वो किसका होता है, ऊर्जा का होता है। हाँ पता है, आप लोग बोलेगा भैया ऊर्जा का तो हम लोग जानते हैं, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। हाँ, जूल भी होता है, अग्र भी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए पास्कल, पास्कल किसका मात्रक हो जाता है, ये दाब का मात्रक हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ही 9 नंबर क्वेश्चन है, 70 केजी द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होगा। 70 केजी द्रव्यमान का कोई मनुष्य है, उसका चंद्रमा पर भार क्या होगा। अगर ये क्वेश्चन है तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे वो देख लीजिएगा, बिल्कुल इस प्रकार के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। भार बराबर क्या होता है, भार यानी हम लोग शॉर्ट लिखते हैं, वेट बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान m इंटू जी, ठीक है। जी जहाँ पर कितना रहता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही मास कितना है, 70 केजी है, 70 को 9.8 से गुना कर दीजिए, 9.8 से गुना कीजिएगा, क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। 8 सत्ते 56 का 6 हासिल 1 हासिल 5, ठीक है। और यहाँ पर 9 सत्ते 63 और 63 5 कितना हो जाएगा, 63 और 5 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, ठीक है। तो 686 आ जाएगा, ओके। आगे देखिएगा 686 न्यूटन हमारा क्या हो जाएगा, ये पृथ्वी पर इसका भार है,
686 न्यूटन ये कहाँ है, पृथ्वी पर भार है। लेकिन चंद्रमा पर हम लोग को पता है कि इसका क्या हो जाता है, 1/6 इंटू हो जाता है, ठीक है। तो 1/6 इंटू का क्या कर दीजिए, 1/6 इंटू 686 कर दीजिए, क्या आंसर आ जाएगा। 6 से काटिए, 6 कम 6, 6 कम 6, फिर 6 कम 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 इसको दे देगा, तो 6 दूनी 18, 6 चौका 24, 6 चौका 24, फिर पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। तो 1,114.3 ऐसे कुछ करके न्यूटन आ जा रहा है, मतलब ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आप लोग करके देख सकते हैं, साथ में आप लोग को विस्तार से अगर देखना है तो वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर सभी को आंसर बनाया हुआ है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू 10 का पावर 6 का 6 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रडार किस सिद्धांत पर कार्य करती है, रडार जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है, प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा, निम्न में कौन पदार्थ है, निम्न में कौन पदार्थ है, कुर्सी, विचार, शीत, गंध। यहाँ पर आप लोग इसका आंसर बता दीजिए, 12 का आंसर क्या होगा आप लोग आंसर कीजिएगा, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 373 डिग्री सेल्सियस, 373 डिग्री सेल्सियस किस तापक्रम बराबर है, कितने के बराबर है, 373 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर है। अब देखिए यहाँ पर केल्विन में जब बदलते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना, 273 केल्विन होता है, मतलब 373 आप लोग क्या कीजिएगा, प्लस इसमें 273 कीजिएगा, 273 कीजिएगा, आंसर आ जाएगा 3 3 6 7 7 14 का 4 हासिल 1, ठीक है, 3 2 5 1 6, 646 केल्विन। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, 13 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ताप का एसआई मात्रक है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन हो जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सबसे कम घनत्व किसका है, सबसे कम घनत्व इसमें से किसका हो जाएगा, 1 सेकेंड, सबसे कम घनत्व पूछा है, क्या हो रहा है, सबसे कम घनत्व किसका हो जाएगा, पानी का, लोहा का, रुई का या शहद का। इसको हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते क्रम, घनत्व बढ़ते क्रम में लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा रुई आएगा, पहले रुई आएगा, दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे शहद आएगा, और चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, लोहा आ जाएगा। तो सबसे कम घनत्व किसका हो जाएगा, रुई का हो जाएगा, और सबसे अधिक घनत्व पूछे तो किसका हो जाएगा, लोहा का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे ऊर्ध्वापातन द्वारा अलग कर सकते हैं, निम्न में से किसे ऊर्ध्वापातन द्वारा अलग कर सकते हैं, साधारण नमक को, बालू को, अमोनियम क्लोराइड को या कैल्शियम क्लोराइड को। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड को हम लोग ऊर्ध्वापातन द्वारा अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है, डाई में रंगों की पृथक करने के लिए उपयुक्त विधि है, डाई में रंगों को पृथक करने के लिए उपयुक्त विधि क्या है, क्रोमेटोग्राफी, ऊर्ध्वापातन, क्रिस्टलीकरण या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डाई में रंगों के पृथक करने के लिए उपयुक्त विधि क्या हो जाएगा, क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर 17 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है, अमोनियम सल्फेट का सूत्र है, अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, अमोनियम सल्फेट का सूत्र याद रखिएगा, NH4 2SO4 2SO4, यह क्या होता है, अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, बुझा हुआ चूना में उपस्थित तत्व के नाम है, बुझा हुआ चूना में उपस्थित तत्व क्या क्या होते हैं, कैल्शियम होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, बुझा हुआ चूना में उपस्थित तत्वों के नाम क्या हो जाएंगे, कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम के एक मोल में होते हैं कितने परमाणु होते हैं, एक मोल में कितने परमाणु होते हैं, तो 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु, यानी 10 का घात 23 परमाणु, ठीक है। इसको हम लोग अवगाद्रो संख्या भी बोलते हैं, ठीक है। और साथ में यह 1 मोल के बराबर भी होता है, किसी भी तत्व का अगर 1 मोल बोले तो 1 मोल के बराबर क्या हो जाता है, 6.022 इंटू 10 का घात 23 परमाणु, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है,
प्राकृतिक में ऑक्सीजन गैस किस रूप में उपस्थित होती है। प्राकृतिक में ऑक्सीजन गैस किस रूप में उपस्थित होती है? आयन के रूप में, अणु के रूप में, परमाणु के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक में ऑक्सीजन जो गैस होती है वो अणु के रूप में उपस्थित होती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ही 22 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? ई गोल्डस्टीन, चैडविक, या जे टॉमसन, या इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था जे टॉमसन। कब किया था? तो 1897 में, 1897 में। वहीं पर ई गोल्डस्टीन किसका आविष्कार किया था? यह प्रोटॉन की खोज किए थे। ई गोल्डस्टीन प्रोटॉन का खोज किए थे। और जे चैडविक किसका खोज किए थे? ये न्यूट्रॉन का खोज किए थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन है, बोरोन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है? बोरोन का परमाणु संख्या क्या होता है? बोरमोन का परमाणु संख्या होता है 5। इसका प्रतीक क्या होता है? बी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछा हमसे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है। तो अगर परमाणु संख्या 5 होता है मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? 5 होगा। पहले कोष में कितना रखते हैं? 2 रखते हैं। दूसरे कोष में अब 5 में से 2 इसमें रख दिए तो बाकी जो रहेगा उसको तीसरे में रख देंगे, क्योंकि दूसरा में हम लोग अधिकतम 8 रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, साथ में आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस तरह का वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर से ज़रूर, ताकि दूसरे लोगों के पास भी ये वीडियो पहुँचे, और अपने दोस्तों के बीच आप अपने से भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। किसी तत्व के एक परमाणु में 19 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन है, इस तत्व के द्रव्यमान संख्या क्या होगी? अगर कोई भी परमाणु, कोई भी तत्व है, अगर उसमें 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, द्रव्यमान संख्या जब पूछे तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे? हम लोग को पता है द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो प्रोटॉन में कितना है? 19 है। 19 प्लस 20 कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। कितना आ जाएगा? 39, 39। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में किसके समस्थानी का उपयोग होता है? कैंसर के उपचार में किसके समस्थानी का उपयोग होता है? यूरेनियम का, कोबाल्ट का, आयोडीन का, या क्लोरीन का? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ही सही हो जाएगा? आप लोग बताइएगा, यहाँ पर ही कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, घेंगा में आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है, ये आप लोग को पता है। तो 25 का ऑप्शन यहाँ पर ही बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कम ही क्वेश्चंस रखते हैं, और जो भी क्वेश्चंस बाकी है अगले वीडियो में आप लोग को बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए आप लोग को बस कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक कर देना, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा साथ में कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। साथ में शाम में लाइव क्लास होता है 7 बजे, तो उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर जाकर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।